हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज वेव का फर्स्ट लेक्चर अपना शुरू हो रहा है और वेव में देखिए कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो आपको पहले जानना चाहिए। अभी मैं इसको माइक, यार ये नहीं चल रहा है, ये इसको क्या हुआ, वो ऑन है। हाँ ये तो ऑन है, किधर से, ये भी ऑन है भाई। हेलो 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 हेलो। तो वेव में देखिए सबसे पहले जानो कि होता क्या है। ठीक, हम लोग एनर्जी और मोमेंटम ये दो टर्म काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर एनर्जी की, तो एनर्जी अगर आप बात करो एनर्जी की तो हम यहाँ पे उठाते हैं मैकेनिकल एनर्जी वाला टर्म। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और किसी तरह की तीसरी एनर्जी का जिक्र ही नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात आती है मोमेंटम की। मोमेंटम में सबको मालूम है क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बात आती है वेव क्या होगी। देखिए वेव के बारे में एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 10 लोगों की लाइन है, एक बस स्टॉप पर 10 लोगों की लाइन लगी बस पे चढ़ने के लिए। बस आई और सबको मान लीजिए जल्दी है। अभी क्या किया, पीछे वाले ने धक्का दिया, पीछे वाले ने धक्का दिया। 10 लोग लाइन से खड़े, बात को समझिएगा, 10 लोग लाइन से खड़े हैं, पीछे वाले ने धक्का दिया अपने आगे वाले को। क्या आगे वाला गिरेगा? नहीं। गिरेगा कौन? जो सबसे आगे खड़ा हो। मेरी बात समझ गए? कौन गिरा? जो सबसे आगे खड़ा था, मानी पर्सन नंबर 1। भाई 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे है 10 लोग। ठीक, अभी पहला वाला यहाँ खड़ा है क्योंकि यहाँ पे बस आनी, पहला वाला यहाँ खड़ा है, 10वां पर्सन यहाँ खड़ा है। ये अगर धक्का देगा, ये पुश करेगा किसी को, तो 9th वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। 9th वाले का जो जर्क आया वो तो 8th वाले में ट्रांसफर हो गया, 8th वाले का जर्क आया वो 7 वाले में ट्रांसफर हो गया। इसी तरह ये जर्क ऐसे एक एक करके ट्रांसफर होता हुआ किसके पास पहुंचा? पर्सन नंबर 1 के पास। अब वो मूव कर जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो बहुत छोटे से एग्जांपल में आपको मैं बता सकता हूं कि ये जो इसने पुश यहाँ पे जनरेट किया था, ये मोमेंटम और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हुआ। मोमेंटम और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हुआ। तो आप इसके पुश को कह सकते हो कि द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस क्यू। क्यू मतलब जो पर्सन की लाइन होगी। अब मेरी बात छोटी सी समझे। उसने धक्का दिया तो पहला पर्सन गिरा, तो मैंने क्या कहा, एक वेव आई पीछे से जिसकी वजह से आगे वाला पर्सन गिर गया। अब वो वेव में दो चीजें, एक एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और दूसरा किसका हो रहा है? मोमेंटम का हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत सिंपल सी बात है, लिखिए जरा, देखिए, wave is a disturbance मेंशन करिएगा। wave is a disturbance which propagates energy and momentum, which propagates energy and momentum from one place to other place, from one place to other without the transport of matter, without the transport of matter। तो मतलब वेव क्या है? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया तुम्हारे सामने, यहाँ पे तुम्हारे सामने नया वर्ड आया। मैंने क्या बोला आपको कि एनर्जी एंड मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफर है, राइट। ठीक है, एक नया वर्ड आया, विदाउट the shifting of medium particle, without the transfer of या without the क्या बोल सकते हो, displacement of medium particle। मतलब मीडियम के पार्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? जब 10वें पर्सन ने धक्का दिया तो क्या 9वां गिरा? नहीं, 9वां जहां था वहीं मौजूद रहा। लेकिन 9वें पर्सन ने क्या काम किया?
पीछे से जो मोमेंटम और एनर्जी आई उसको 8वें पर्सन को दे दिया। 8वें वाले ने क्या काम किया, जहां खड़ा था वही खड़ा है। उसने क्या काम किया, 9वें पर्सन से जो एनर्जी मोमेंटम आ रहा है वो 7वें वाले को दे दिया। ऐसे एक एक एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर होता चला गया, जिसमें क्या हुआ कि जो मीडियम का पार्टिकल यानी जो पर्सन है वो अपने प्लेस पे कभी अपने प्लेस को कभी नहीं छोड़ रहा, वो केवल क्या कर रहा है, अपने प्लेस पे खड़े हुए एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर रहा है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई बिल्डिंग वगैरह बनती है तो आप जानते हो कि ढेर सारे बंदे काम करते हैं उधर। तो मान लीजिए कुछ है, मार्बल वगैरह शिफ्ट करना है या ब्रिक्स आ जाते हैं, ईटा उसको शिफ्ट करना है, तो क्या करेंगे, मान लो 50 आदमी लाइन से खड़े हो गए, तो क्या करेगा, एक बंदा उठाएगा, दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। यहाँ पे पर्सन अपने प्लेस पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या शिफ्ट हो रहा है, वो ब्रिक या जिस भी सीमेंट की बोरी मान लो, सीमेंट की बोरी शिफ्ट हो रही। तो जो ब्रिक या सीमेंट की बोरी है वो आप ले सकते हो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। कौन ट्रांसफर कर रहा है, जिन पर्संस की लाइन है वो ट्रांसफर कर रहा है। समझ गए बात, कौन ट्रांसफर कर रहा है, जिन पर्संस की लाइन, जो लोग लाइन में खड़े हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो लाइन क्या है, मतलब जो पर्सन क्या है, वो पर्सन है मीडियम के पार्टिकल्स, तो वो अपने प्लेस से डिस्टर्ब नहीं हो रहे। मेरी बात अभी समझ में आ गया आपको, वो अपनी लोकेशन नहीं चेंज कर रहा, वो केवल क्या कर रहे हैं, एनर्जी आई आगे भेज दी, मोमेंटम आया है वो भी आगे भेज दी, बाकी कोई मतलब क्या, ये बात क्लियर। तो वेव क्या होता है, एक सिंगल लाइन डेफिनेशन में आपको समझ में आया, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट डिस्टर्बिंग द मीडियम पार्टिकल। चलो ये बात समझ में आया। अभी टेक्निकली मैं आपको बताऊं, 3 तरह की वेव होती है। टेक्निकली हमारे पास में 3 तरह की वेव्स होती हैं। पहला होता है 1D, दूसरा होता है 2D और तीसरा होता है 3D। अब ये 1D 2D 3D क्या है, देखिए ये वेव के वेलोसिटी के रिगार्ड में बात होती है। 1D वेव मतलब वो जो केवल सिंगल डायमेंशन में चल रही। कोई एग्जांपल देंगे आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी बचपन में एक डिवाइस बनाई होगी, बनाई जरूर होगी, माचिस की 2 खाली डिब्बियां ले लें, ठीक है, खाली डिब्बी जिसमें तीली रखी जाती है, वो बॉक्स, कवर नहीं बॉक्स, 2 बॉक्स ले लीजिए, 2 तीलियां ले लीजिए, धागा बांध दीजिए, दोनों तीलियां ऐसे बॉक्स में फंसा दीजिए, धागे से दूसरी तीली भी फंसा के ऐसे ही बांध। अब उसको टाइट कर लेना थोड़ा सा डोरी, और जब आप थोड़ा दूर से बोलते हो ना ऐसे, उसको माइक्रोफोन की तरह, और दूसरा कान लगा के सुनता है तो उसमें आवाज आती है ना। तो अभी जो साउंड चली वो उस धागे में चली, आपको याद आ गया होगा, ऐसा कुछ आपने किया जरूर होगा, नहीं किया तो करके देखना, आपको मिलेगा इस टाइप में। तो जो वेव हो रहा है, जो साउंड हो रहा है, वो उस डोरी के अलॉन्ग चल रहा है। डोरी क्या है, एक लीनियर सिस्टम हुआ ना मास का, लीनियर मतलब 1 डायमेंशनल सिस्टम। तो जो साउंड ट्रेवल कर रही है वो यूनी डायरेक्शनल होगी, या चलो मैं कहता हूँ बाई डायरेक्शनल हो गई, बट एक्सेस तो वही है ना, एक्स एक्सेस। तो कौन सी वेव कहलाएगी, 1D वेव। तो 1D वेव क्या होती है, जो सिंगल एक्सेस को परफॉर्म करती है, सिंगल एक्सेस को फॉलो करती है ड्यूरिंग देयर मोशन, या ड्यूरिंग देयर, चलो मोशन ही कह लो ज्यादा बढ़िया है, ड्यूरिंग देयर मोशन। अगर 1 एक्सेस सिंगल एक्सेस फॉलो हो रहा है तो वेव क्या कहलाएगी, 1 डायमेंशनल वेव। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल क्या होता है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग, रस्सी में बनने वाली वेव, ठीक है। दूसरा सुनो, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सांवरे मन में हलचल सी मच जाती। कई बार ये लाइन मैं भूल चुका हूँ, बनाने वाले ने वेव बड़ा अच्छा पढ़ा था। अब यहाँ पे वेव का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊं, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारेंगे जब आप, तो वाटर की रिपल्स बनती है, रिपल्स समझते हैं, एक कंकड़ मारिएगा, पानी ऐसे ऐसे करके आगे जाता है। अभी देखो सर्कल में आगे जाता है ना, सर्कल, सर्कल क्या हुआ, 2D बॉडी। क्यों, अरे ऐसे नहीं समझ में आता तो तुम दूसरे तरीके से समझो। वाटर के सरफेस पर वेव चलती है कंकड़ मारने से, वाटर के सरफेस पर वेव चलती है ना कंकड़ मारने से। सरफेस मतलब क्या हुआ, 2 एक्सेस को मिला के तो बनता है सरफेस, आपके सामने है। तो ये जो वेव मोशन हो रहा है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने की वजह से जो वेव मोशन हो रहा है, उसको पहली चीज हम लोग नाम देते हैं रिपल्स, वाटर रिपल्स, रिपल RAPPL, राइट। तो जो रिपल जनरेट होती है, पल्स जनरेट हो रही, वो ऐसे सर्कल में आगे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है आगे सर्कल, है ना। तो दिस वेव इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल, दिस वेव इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल। अभी 3D वेव क्या हुआ, जरा एग्जांपल दीजिए। अरे अरे लाइट वेव हो गई, मैं बोल रहा हूं साउंड वेव ट्रेवलिंग इन एयर, दिस इज 3D।
लाइट वेव यानी कि ईएम वेव बोल सकते हो आप। ये कैसा हुआ, 3D हुआ। ईएम वेव का तो बेसिक स्ट्रक्चर ही एक्स वाई जेड एक्सिस से बना था, मैं पढ़ा भी चुका हूं शायद आप, है ना। तो ईएम वेव्स हो गया, 3D वेव हो गया, और अगर एग्जांपल बनाना चाहते तो साउंड वेव इन एयर हो गया। ये सारा क्या हो गया आपका 3D वेव्स का एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या 1D 2D और 3D सिग्नल्स यानी 3D वेव्स में आपको अंतर समझ में आया कि क्या होता है, ठीक है। अब वेव को उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जैसे कोई वेव है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, अभी हम उसके ट्रैवलिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ट्रैवलिंग प्रॉपर्टी मतलब एक वेव आएगी, वो कहेगी मुझे चलने के लिए मीडियम की बहुत जरूरत है, मैं बिना मीडियम के नहीं चल पाऊंगा। दूसरी कहेगी मैं तो बिना मीडियम के भी चल ले, समझ गए बात। एक वेव आएगी, वो कहेगी मैं बिना मीडियम के नहीं चल पा रही, दूसरी कहेगी मैं तो बिना मीडियम के भी चल रही। तो ये जो एक कैरेक्टराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ये जो कैरेक्टराइजेशन हो रहा है कि वेव को हम दो टाइप में डिफाइन कर रहे हैं। एक जिसको चलने के लिए मीडियम का नीड है, मीडियम की जरूरत है, दूसरा जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, समझ गए बात। तो जिसको मीडियम की जरूरत है दैट वेव इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल। कौन सी वेव? मैकेनिकल। जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। तो वेव को हमने दो पार्ट में डिफाइन किया। सबसे पहला अकॉर्डिंग, देखिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम हमने वेव को दो पार्ट में कैरेक्टराइज किया। पहला यानी यही जो वेव है, मैंने बोला मैकेनिकल वेव, और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव। पहला हो गया मैकेनिकल वेव, दूसरा हो गया नॉन मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव भाई वो होती है जिसको चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, नॉन मैकेनिकल में मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। एक इतना लिखने के बाद जरा हेडिंग डाल दीजिएगा मैकेनिकल वेव्स। इतना लिखने के बाद एक हेडिंग डालिएगा मैकेनिकल वेव्स। लिखा। तो ये वेव ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग हमने वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया। मैंने कहा वेव ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग हमने वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला हो गया मैकेनिकल, दूसरा हो गया नॉन मैकेनिकल। तो एक हेडिंग डाल दीजिएगा मैकेनिकल वेव। अब लिखिएगा फॉर दिस टाइप ऑफ वेव्स, या सिंपल लिखिएगा फॉर मैकेनिकल वेव मीडियम इज रिक्वायर्ड। यहां से लिखेगा मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग। भाई शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ, जानकारी होनी चाहिए। तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में थोड़े ना पूछेगा मैकेनिकल वेव क्या हो, नॉलेज होना चाहिए, बस नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। क्या लिखा आपने? मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग। तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायर होता है। आप मेरे को इसका बताएंगे एग्जांपल? साउंड वेव हो गई, और कोई वेव? साउंड वेव के अलावा और कोई वेव? हीट नहीं, का है हीटर के ऊपर हाथ रखते हो, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता है। हीट सन की हीट यहाँ तक आती है। और तो सोचो, साउंड सबको मालूम, और तो सोचो टेक्निकल एग्जांपल तो थोड़ा। माइक्रोवेव बिना मीडियम के चल सकती है। पता है माइक्रोवेव जो होता है ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ इसका। आपने लाइट को देखा होगा, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे ही मीडियम थोड़ा सा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है वो बेंड हो जाता है। माइक्रोवेव में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के बावजूद ये अपने ट्रैक से कभी बेंड नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत होती है वाटर वेव। सही है, गलत तो नहीं कह सकते। वाटर में जो वेव बन रही है बिना मीडियम के तो नहीं चलेगी, बिना वाटर के नहीं चलेगी। एक और होता है अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल।
ये जो आप घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये भी तो वेव फॉर्म होता है पूरा, एसी, समझ गए? तो कई सारे, आप इसमें फिलहाल साउंड वेव लिख लो, एक एग्जांपल इसने बताया अभिनव ने। देखो भाई, किसी का फोन बजेगा, हम उसको बेच के जितने का भी बिकेगा, चाहे पकौड़ा पिज्जा जो भी आ जाएगा उसमें मंगा के सब लोग खाएंगे। सुन लो पहले, अभी भी तुमको 20 सेकंड दे रहा हूँ, सारे फोन साइलेंट कर लेना, जिसका फोन बजा उसका बिका। मजे सब करेंगे, अकेला मैं नहीं करूँगा, मजे सब लोग करेंगे। अभी यही वाला नहीं, इसके लिए छूट है। चलो, तो मैकेनिकल वेव समझ गए, मीडियम रिक्वायर होता है। क्या क्या तुमने लिखा, साउंड वेव हो गया, वेव्स ऑन वाटर लिख लो, वाटर वेव की जगह वेव्स ऑन वाटर लिख लो, ज्यादा अच्छा होगा। अभी नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर, नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर लो, तो लिखिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, नो requirement of medium for their propagation. No, non-mechanical wave की बात कर रहा हूँ, no requirement of medium for their propagation. सही है, समझ में आया? मतलब इन वेव के प्रोपोगेशन के लिए कभी भी किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल बताइए। लाइट हो गया, हीट हो गया, माइक्रोवेव हो गए, ईएम वेव लिख लो ना सीधे सीधे, उसमें लाइट भी आ गई, माइक्रोवेव भी आ गई, एक्सरे भी आ गई, लेजर भी आ गई, अरे सब आ गया बात। तो बेसिक एग्जांपल बना लो, ईएम वेव, सब उसी में कवर हो जाएगा, सारा कुछ ऑल टोटल। और हीट में कभी वेव नहीं लिखते, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, हीट वेव से नहीं कहते, it is not a signal, समझ गया ना? heat is not a signal, basically it's a form of energy, समझ गए भाई? हाँ, क्या इतना समझ में आया? तो देखिए, ये ट्रेवलिंग नेचर के अकॉर्डिंग वेव के दो पार्ट। अब एक बात और आती, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो हम सब बैठे हैं, अभी रूम में बैठे हैं, और यहाँ पे हम एक एनर्जी डाल रहे हैं। अब एनर्जी कैसे डालेंगे? अबे वो देखी तुमने, क्या नाम है, दीपावली में जो चटाई छोड़ाते हैं हम लोग, बड़ी वाली लाल वाली लंबी वाली होती, मान लीजिए 5000 वाली लड़ी खरीद के लाए, ठीक है, और उसमें इतने बड़े बड़े लाल लाल सीको टाइप लगे होते हैं, तो सीको नहीं लगे उसमें, इतने बड़े बड़े बम लगे हैं, ठीक, कितने हैं? 5000। इसी कमरे में ऐसे गोल 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 करके मैंने लगा दिया, मैं तो बढ़िया सेब कांच की चप्पल या मेरा बना, मैं घुस गया उसमें आग लगा के, अभी तुमको छोड़ दिया उसके बीच, क्या होगा? तुम बैठे रहोगे एक जगह? नहीं, बचने का प्रयास करोगे इधर उधर, नहीं, बुझेगा तो नहीं चलती, पास जाने की हिम्मत नहीं करोगे। अभी जब इतने इतने बड़े बम फट रहे होंगे, तो का उसको बुझाओगे जाके, ठीक है ना? तो कुछ तो करोगे, मतलब कुछ तो करोगे ना, चैम्बर तोड़ दिया मैंने, चलो कुछ तो किया, कहने का मतलब क्या हुआ? वो जो लड़ी में मैंने आग लगाई, जब धमाके हो रहे थे, तो मैंने आपको एक्चुअली आपके सिस्टम में एक एनर्जी भेज दी, समझिएगा, उस एनर्जी की वजह से ही आपका मोमेंटम भी ट्रांसफर हो गया, भाई आप मूव करोगे तो। यहाँ से एक बात समझ में है कि जब भी किसी मीडियम में, बल्कि मीडियम क्या बोलो, जब और अच्छी बात बोलता हूँ, जब भी किसी स्टेबल सिस्टम आप एनर्जी या वेव का ट्रांसफर करते हो, जब भी किसी स्टेबल सिस्टम में आप वेव का ट्रांसफर करते हो, तो वेव के ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो जब भी किसी स्टेबल सिस्टम में आप वेव का ट्रांसफर करते हो, क्या वहां के पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस आना चाहिए? बोलिए भाई। अब पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस आने से क्या मतलब है? पार्टिकल मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो हम लोग बोलते हैं यार, ह्यूमन बीइंग है, पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब होगा? मोशन करेगा, वही तो उसका डिस्टरबेंस होता है। पार्टिकल कैसा डिस्टरबेंस करेगा भाई? मोशन करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बात है कि अगर हम किसी स्टेबलाइज सिस्टम में, या चलो मैं स्टेबलाइज भी हटा देता हूं, अगर मैं किसी जनरल सिस्टम में वेव को प्रोपोगेट कराता हूं, वेव को ट्रांसफर कराता हूं,
क्या आपको ये समझ में आता है कि जो सिस्टम के पार्टिकल हैं, जो भाई एनर्जी आई, डिस्टेबलाइज हुए तो मोशन में आएंगे। अब ये जो मोशन करेंगे ना पार्टिकल मीडियम की, ये दो तरह से होता है। ये जो पार्टिकल का मोशन है ये दो तरह से होता है। कैसे कैसे होता है? आइदर मीडियम का पार्टिकल वेव के चलने के अलोंग, मान लीजिए वेव जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, वेव जा रही मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस, तो आइदर मीडियम का पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा। और मैं आपको बता दूं, इन जनरल नॉन रिजिड मीडियम ऐसा करते हैं। इन जनरल बोल रहा हूं, हमेशा नहीं कह रहा, जनरली, ठीक है। और दूसरे में पार्टिकल वेव ट्रेवलिंग के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो दो टाइप के आपको मोशन मिले। पहला टाइप क्या मिला कि व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट्स अलोंग द ट्रैवलिंग डायरेक्शन ऑफ द वेव। और दूसरा, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेटिंग डायरेक्शन ऑफ द वेव या मूव परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो दो तरह से हुआ ना, एक में मीडियम का पार्टिकल वेव ट्रैवलिंग के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है और एक में परपेंडिकुलर। दोनों एग्जांपल में आपको समझाता हूं। पहले अलोंग वाला समझाता हूं। स्प्रिंग वेव आपने देखी, स्प्रिंग देखी ना, क्या स्प्रिंग जानते हो ना? तो अभी स्प्रिंग वाला तुम्हारे पास है, तुमने खींच के छोड़ दिया, इस तरह से चल, तो स्प्रिंग में जो वेव्स बनी ना, उसमें आप देखिए वेव भी स्प्रिंग की लेंथ के अलोंग चलेगी और स्प्रिंग भी अपनी ही लेंथ के अलोंग वाइब्रेट करेगी। आप कहोगे सर बहुत ज्यादा टेक्निकल एग्जांपल हो गया, वाकई में होगी। स्प्रिंग वाला तो चलो बाद में कभी दिखाएंगे भी हम आपको। बेसिक डेली लाइफ का एग्जांपल बताऊं, साउंड वेव इन एयर। साउंड वेव इन एयर, और ये अपना जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का, ये बल्क मीडियम कहलाता है। बल्क मतलब जिसमें हम वॉल्यूम के चेंजेस को डील करते हैं। बल्क समझ गए? जिसमें हम लोग क्या डील करते हैं भाई? वॉल्यूम। अरे इलास्टिसिटी में बल्क मॉडुलस पढ़ाया था याद है? इलास्टिसिटी में आपको मैंने इलास्टिसिटी में बल्क मॉडुलस पढ़ाया, तो उसमें आपने क्या देखा था? वॉल्यूम का चेंज ही तो देखा। तो बल्क मीडियम क्या हुआ? वो मीडियम जिसमें वॉल्यूम कवरेज हो रहा है, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रैवलिंग ऑफ साउंड वेव इन बल्क मीडियम। एक्चुअली क्या होता है, टेक्निकल चीज है, अभी वेव नहीं पढ़ाऊंगा। प्रेशर वेव होता है, राइट? प्रेशर वेव कैसे होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं इस मीडियम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, समझिएगा बात। मैं बोल रहा हूं तो मैं इस मीडियम को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं। अभी यहाँ पे जो एयर का मॉलिक्यूल है मेरे माउथ के आसपास, क्या ये रिजिडनेस, मतलब रिजिड तो नहीं होगा बिकॉज़ एयर है, इट्स अ नॉन रिजिड बॉडी। तो मैं अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे माउथ के आसपास प्रेशर का वेरिएशन होता है। तो दिस प्रेशर वेरिएशन इज कॉल्ड द प्रेशर वेव। समझ गए? जब साउंड एयर में ट्रेवल करती है तो साउंड के साथ साथ, साउंड वेव के साथ साथ प्रेशर वेव भी चलती है। उसी प्रेशर वेरिएशन के अकॉर्डिंग साउंड आगे बढ़ती। समझ गए मेरी बात? तो अब ये जो प्रेशर चेंज हो रहा है, जैसे मैंने बोला, तो मैं बोलूंगा तो एनर्जी का डायरेक्शन मान लीजिए सामने आया, मैं सामने एनर्जी दे रहा हूं, तो मीडियम का पार्टिकल भी इस तरह से वाइब्रेट करे। देख लीजिए मेरे को एक बार, मैं क्या कर रहा हूं, ये समझ गए? मैंने बोला एयर का मॉलिक्यूल मेरे सामने है, एयर का प्रेशर आया इधर, प्रेशर से वो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा और उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर ये प्रेशर वेव आगे बढ़े, बिकॉज़ इट इज अ नॉन रिजिड मीडियम। क्या बात समझ में? तो प्रेशर वेव भी इसी सीक्वेंस में आता है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मीडियम का पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो अलोंग प्रोपगेशन ऑफ वेव, राइट? तो क्या क्या एग्जांपल है इसमें? स्प्रिंग वेव आ गया, साउंड वेव इन अ बल्क मीडियम। क्योंकि देखिए साउंड वेव में हम दो तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एटलीस्ट दो तरीके तो ही अभी बताऊंगा आपको मैं। तो पहला ये समझ में आ गया, पहला हो गया तुम्हारा, मान लीजिए मैंने क्या बोला, पहला वाला एग्जांपल बताओ जल्दी। वो वेव, अच्छा नाम बता दो, नाम बता दो, बहुत देर से मैं टाइप ऑफ वेव बोलता जा रहा हूँ। मैंने दो टाइप ऑफ वेव बताए थे, एक में वेव चलने के डायरेक्शन में मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करेगा और एक में वेव चलने के परपेंडिकुलर। तो जिसमें अलोंग द डायरेक्शन पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, दिस वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट? अभी लिखो आप, पहले सुन लो। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव, जिसमें मीडियम का पार्टिकल वेव ट्रैवलिंग के परपेंडिकुलर चलता है। अभी बोलने में मुझे आसानी है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के एग्जांपल क्या क्या होंगे?
एक तो हो गया प्रेशर वेव, दूसरा स्प्रिंग वेव, तीसरा साउंड वेव इन बल्क मीडियम। ये पूरा लिखना पड़ेगा, साउंड वेव इन बल्क मीडियम, ये पूरा लिखना पड़ेगा। आपको बताऊं मजे की बात बताऊं, आपने किया होगा नहीं किया होगा आई डोंट नो, बट पता जरूर होगा। रेलवे ट्रैक पे अगर कहीं दूर से ट्रेन आ रही है, कान ऐसे रख दीजिए, सर रखना पड़ेगा, कान निकाल के नहीं रख पाओगे, सर ऐसे रख दीजिए। ट्रेन की आपको गड़गड़ाहट जब तेज होती हो तो प्रिकॉशनली अपना सर पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्रेन आपके सामने ही से आ रही, हो सकता है पीछे से आ रही है ना भाई, समझ गई तुम? हाँ, तो जैसे ट्रेन आती है, आपने ट्रैक अपना ऐसे सर रख दिया सुनने के लिए, साउंड सुनाई देगा, नो डाउट साउंड सुनाई देगा, काफी तेज सुनाई देता है। तो वो जो साउंड आ रहा है ना रेलवे ट्रैक पे, वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल नहीं हो, वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल। अभी दिखाऊंगा कैसे, सब दिखा के बताऊं, पहले बस सुनते जाओ मेरे को। और लॉन्गिट्यूडनल साउंड क्या है, जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, यानी साउंड इस बल्क मीडियम में ट्रेवल करके आपका आ रहा है। तो एक तो ये टाइप ऑफ वेव हो गया अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेवलिंग प्रॉपर्टी या अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपगेशन नेचर। एक तो ये हो गया आपका मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरा फिर से दो टाइप के वेव फिर से लिखिएगा, अगेन टाइप ऑफ वेव पर चले जाइएगा। तो पहला चला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा आता है ट्रांसवर्स। पहला चला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा आ जाता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जरा मेंशन करिएगा इसके बारे में। लिखिएगा ट्रांसवर्स वेव सबसे पहले, द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम्स पार्टिकल, द वाइब्रेशन ऑफ मीडियम्स पार्टिकल, the vibrations of mediums particle, the vibrations of mediums particle is perpendicular to that of the propagation of wave, is perpendicular to that of the propagation of wave. पहला एग्जांपल लिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहला एग्जांपल लिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा लिखेगा वेव इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोल रहा हूं STRING, रस्सी, वेव इन अ स्ट्रिंग। दो हो गए, अगला लिखो लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगला मेंशन करेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मेंशन करिएगा, सेम डेफिनेशन लिखिएगा, बट क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखोगे, अलोंग, पूरा लिख लो।
अब देखिएगा अगर ट्रांसवर्स वेव हम लोग बनाते हैं तो मान लीजिए ये मीडियम का पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे यहां तक, सपोज यहां तक आया प्लस एम्पलीट्यूड, नीचे आया माइनस एम्पलीट्यूड, पढ़ चुके हो सब एसएचएम में, है ना। तो इस वाइब्रेशन की वजह से जो वेव आती है वो ये है। दिस इज द शेप ऑफ ट्रांसवर्स वेव, और इसमें दो चीजें होती हैं। जो पीक होता है दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट, और इसको क्या कहते हैं, ट्रॉप। ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रॉप। क्रेस्ट और ट्रॉप के फॉर्म में चलता है। साथ ही साथ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और यहीं पर देख लीजिए। एक बात बताइए, अगर मैं इसके आगे भी वेव को बनाता, अगर मैं इसके आगे भी वेव को बनाता, क्या यही सिग्नल रिपीट होता? भाई ऐसा ही तो बनाता फिर, है ना। तो एक वेव कंप्लीशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दिस इज कॉल्ड लैम्डा। अब एक बात आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरे दोनों फिंगर्स पे नजर बनाए रखना लगातार, देखिएगा ध्यान से। दोनों फिंगर्स दिख रही हैं आपको? ये पार्टिकल ऊपर जा रहा, वेव बन रही, वेव बन रही, वेव बन रही, ये मैक्सिमम क्रस्ट है। फिर नीचे आया मीन लोकेशन, फिर नीचे आया, नीचे वाला ट्रफ आ गया, फिर ऊपर उठा ये। अब जल्दी देखो, ये ऐसे देख रहे हैं आप, ये ऐसे क्लियर है? मतलब इसका वाइब्रेशन ऐसे जा रहा है पार्टिकल का, वेव ऐसे जा रहा है। एक बात समझ में आई कुछ आपको? एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन पूरा करेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर t is equal to 0 से सिग्नल बनना शुरू हुआ है तो t is equal to कैपिटल T तक की फिगर होगी, देख रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर से देखो, ये ऐसे था, क्या ऐसे कह सकते हो कि ये वेव है जो आगे बढ़ रही किसी v की स्पीड से, कह सकते हो? एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ गई? लैम्डा t। तो क्या v को वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हो? तो क्या इसी v को आप लैम्डा अपॉन t लिख सकते हो? where lambda is the wavelength and t is the time period of oscillation of medium particle, कर सकते हो? v को क्या लैम्डा बाय t लिख सकते हो? बोला नहीं? क्लियर है? या लैम्डा को vt लिख दो, बात तो वही है। जिसकी जरूरत पड़े वैसा आप इस्तेमाल कर लें। तो वेवलेंथ की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई बताओ? वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नहीं समझे? वेवलेंथ की बेसिक डेफिनेशन क्या हुई? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यही से समझ में आ गया? क्लियर है? बना लो। अब अगला आता तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगला आता है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखिए क्या होगी।
लॉन्गिट्यूडनल वेव जब किसी मीडियम में चलती है, ध्यान दीजिएगा, कुछ ये पैटर्न होता है। अब यहाँ पे जो वेव जा रही है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये आप अगर देखो कोई स्प्रिंग का अगर मोशन है तो ये इस तरह से आगे बढ़ता है। आपको याद है एक बार मैंने 2 पार्टिकल एसएचएम पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था कि ये इस तरह से ऐसे आगे जाता है सिस्टम पूरा, कुछ याद आया? देखो ध्यान से, वैसे स्प्रिंग में बताया था, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं कह सकते थे अभी आप, वहां मैंने नाम दिया था कंप्रेशन एंड इलॉन्गेशन। तो यहाँ पे 2 फॉर्म मिलते हैं, जैसे यहाँ क्रस्ट और ट्रफ मिलता है वैसे यहाँ पे जो पार्ट नजदीक है दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन, और रेयर फ्रैक्शन जो दूर दूर है। समझ गए? लिख दीजिएगा नहीं ना, ये वाला जोन कहलाता है कंप्रेशन वाला, ये वाला हो गया चाहिए, ये वाला हो गया। और रेयर फ्रैक्शन कहलाएगा ये वाला। Fraction. This is called rear fraction. Rear fraction. Fraction नहीं होता। Compression and rear fraction. अभी आप ध्यान दीजिएगा इधर पे, अगर इसको बायसिमेट्री हम ऑब्जर्व करते हैं, बायसिमेट्री, तो मान लीजिए यहां से यहां मैं ऐसे वेव बनाता, राइट, तो क्या एक क्रस्ट यहां होता ना? तो क्या इस वाले गैप को भी मैं लैम्डा कह सकता था? और अगर इसको आगे बढ़ाता तो एक ट्रफ यहाँ नीचे मिलता, तो ट्रफ से ट्रफ का भी दूरी क्या होता? लैम्डा ही। इसी तरह आइदर कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन आप बोल सकते हो वेवलेंथ, या आप रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन बोल सकते हो वेवलेंथ। समझ में आई बात? कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन या रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन। जो एयर वेव में जो साउंड वेव चलती है इन एयर मींस साउंड वेव इन बल्क मीडियम, वो ये फॉलो करते हुए चलती है। इट्स अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट? तो जब हम बोलते हैं हमारे माउथ के आसपास ये कंप्रेशन की स्थिति होती है, यहां से एनर्जी आगे बढ़ती है, क्योंकि मैंने बोला मैंने एनर्जी दी, पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, मूव किया, अचानक मूव करेगा तो पास आएगा, ये स्थिति है। क्लियर है? पढ़ाऊंगा आपको, प्रेशर वेव भी पढ़ाऊंगा। वेव का ये वाला लेक्चर तो देखिए बेसिक, एक तरह से आप देख रहे हो फंडामेंटल टाइप से जा रहा है पूरा, ठीक है ना? अगला वाला कठिन होगा लेक्चर, उसमें काफी सारी चीजें अलग से आएंगी आपके सामने। अब इसमें देखिए वेव में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टर्म होता है फेज। पहले भी आपके सामने नाम ले चुका हूं जब मैंने एसएचएम में आपको बताया था एक बार। आइए पहले फेज को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। एक हेडिंग डाल दीजिएगा फेज।
सर मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है सेस्मिक वेव, उसका मतलब क्या होता है? सेस्मिक अर्थक्वेक। दो नाम होते हैं, एक होता है सेस्मिक, एक होता है कॉस्मिक। नाम सुने हो? ये नाम मिलते जुलते ऐसा लगता है सेस्मिक कॉस्मिक भाई बहन, लेकिन बाई नेचर बाई टाइप दोनों अलग होते हैं। जब अर्थ की लेयर एक दूसरे पे मूव करती है, इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी। अब वो काफी बड़े जोन में कैसे फैलती है, जब वो एनर्जी एक वेव के फॉर्म में आगे चलती। सुनामी कह सकते हैं इसको आप, अर्थ के अंदर बनने वाली। पानी में बन गई तो लहरें ऊंची हो गई, अर्थ में बनी तो धरती खड़ी हो गई। समझ गया मेरी बात? दिस इज व्हाट, दिस इज सेस्मिक। कॉस्मिक क्या होती पता? पंडित लोग पत्थर पहनाते हैं हम लोग, कहते हैं जा बेटा तेरा राहु खराब, मैंने भी पहना है, ठीक है, जा बेटा तेरा राहु खराब है, इसको पहन लेगा ग्रह दशा अच्छी हो जाएगी, मन से सारे विकार मिट जाएंगे तेरे। फिर एक पंडित जी के पास गया, कहते हैं अरे इस बच्ची को गुस्सा बहुत आता है ना, इसको एक मोती पहना दो। तो मोती पहनने से क्या होगा? क्या मतलब, कैसे, मतलब आप कैसे सोच सकते हो? किसी से पूछो, अबे गूगल में डाल के देखो, गुस्सा आता है तो कौन सा पत्थर पहने लिख के आएगा, मालूम मोती आएगा कुछ ना, भले ऐसा ना दे, कुछ अलग भाषा में लिख के देगा, मोती बताएगा, ठीक है, या कुछ भी मतलब व्हाटएवर। सूरज का इफेक्ट ज्यादा चाहिए, एक पत्थर आता है, मुझे इंग्लिश में नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, माणी करके एक पत्थर आता है, आई डोंट नो, ठीक है। शनि भगवान की कृपा चाहिए, नीलम पहन लीजिए आप, ये सारे होते हैं। क्या ये क्या होता है, मतलब क्यों कहते हैं पंडित जी? नहीं, नो डाउट पंडित जी कहते हैं तो उनको कमाना है, दक्षिणा के, है ना। और आपने देखा होगा बड़े महंगे स्टोन्स आते हैं, सस्ते नहीं आते। आप इतना बड़ा सा पुखराज खरीदिए, मेरे पास पड़ा है, मैं पहनता था, इतना बड़ा खरीदिए, कम से कम आपको 50,000 का मिलेगा, सिर्फ इतना बड़ा। और उसके बाद और जितना अच्छा आप ले सकते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या साइंस होती है, ये भी बात है। एक चीज आपने और सुना होगा कि कोई भी स्टोन अगर आप पहनते हैं तो आपकी बॉडी से टच होना चाहिए, नहीं तो वो फिर कहते हैं असर नहीं करेगा। ये सब क्यों कहते हैं? These all theory are totally based on cosmic waves. समझ में बात? Actually जो सन की एनर्जी होती है यार, इनफाइनाइट टाइप की एनर्जी यहाँ मौजूद है हमारे पास, और हमारी जो बॉडी, कहते हैं हमारे जो ग्रह नक्षत्र है, हमारी जो कुंडली है, राइट, हर एक की अलग होती है, हर एक की अलग टोटल। और कुंडली बनाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? स्टार्स होता है। स्टार्स यानी वो स्टार्स की लोकेशन जब आप पैदा हुए थे, और उसी लोकेशन से आप आज भी कनेक्टेड, राइट। तो वो जो एक एनर्जी का ऑरा होता है उन स्टार्स से रिलेटेड, या ये कह दीजिए आपकी बॉडी से कनेक्टेड जो एनर्जी है हमारे चारों तरफ, कभी अगर किसी चीज की एक्सेस हो गई, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया कि गुस्सा आता है तो मोती पहना दो, तो एक एक्सेस ऑफ एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आपने देखा होगा लोग बैठे रहते, जरा सा कहते कौन बैठा, आप मानो तुम्हें खींच के, तुम कहोगे यार हमने किया क्या था, जरा ही तो बोला था, और इन्होंने तो घसीट के धर दिया हमारे, तो वो उसकी गलती नहीं है। अब उसको दोष मत दीजिएगा, ज्यादा है गलती, मैं नहीं कह रहा कि मतलब किसी ने धर दिया तो होता है, बट इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, बिकॉज़ एक कंटेंट ऑफ एनर्जी उसकी बॉडी में ज्यादा जा रहा है। मोती पहना दिया, वो एनर्जी रिपेल होने लगी, पुखराज पहना दिया, राइट, तो जो सन की मैक्सिमम एनर्जी वो घसीटता है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर करता है, फिर हमारी बॉडी का एनर्जी का जो ऑरा होता है वो बदलता है। तो these are all theory, this absorption of energy by this type of stone, ये जो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं यही एनर्जी कहलाती है कॉस्मिक वेव्स। अब समझ में आई बात? ये पूरी स्टोन की थ्योरी उसी वेव से कनेक्टेड। लोग कहते हैं विश्वास मत करो, बिलीव मत करो, सब पंडित ऐसे ही होते हैं, मैं कहता हूँ खूब करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो कि अगर पत्थर पहन लिया, आईआईटी में नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे। अबे पत्थर पहनने से कुछ नहीं होता, केवल तुम्हारी बॉडी का एक एनर्जी का ऑरा होता है वो बदलता है, दैट्स इट।
मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती ना, समझ में आई बात? कहते नहीं है पंडित, मम्मी कहती बेटा ये बनवा कर लाया तुम्हारे लिए एक अंगूठी, इसको पहले तो अब पढ़ने में मन लगेगा। समझ गए ना बात? तो वो केवल हमारी बॉडी का एक ऑरा चेंज करता है और कुछ नहीं होता, मेहनत तो फिर भी करनी पड़ती है। आप समझ में आई बात? तो जो ऑरा चेंज होता है, जो एक एनर्जी जोन होता है, जो वेव का जोन होता है, जो इन स्टोन से कनेक्टेड होता है, दैट जोन ऑफ वेव्स आर नोन एज द कॉस्मिक वेव्स। आप समझे बात? आपको इसकी क्या कहानी होती? चलिए जाने दीजिए। तुमने सिस्मिक बोला तो सिस्मिक से मिलता हुआ नाम था ये कॉस्मिक, इस वजह से मैंने इस टॉपिक को छेड़ दिया, और कोई बात नहीं। क्या है? क्या बता रहा था? फेज। आइए और तुमको बताएं, आप अगर ये कॉस्मिक थ्योरी पे वर्क कर लो तो तुम्हें स्टोन्स के बारे में बहुत तगड़ी नॉलेज हो जाएगी, बहुत तगड़ी। ईशा बढ़िया दुकान खोलो, पहले फ्री में एक आधे को दे दो, फिर देखो मजा। जहां उसको बेनिफिट्स मिले तुरंत 10 को बताएगा, है ना? विशाल बाबा के पास चले जाओ, हम भी उसी में आते हैं, समझ गए? या आकृति दीदी है, वो बढ़िया स्टोन देती, वहां जाना, बढ़िया दुकान चलेगी तुम्हारी। सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। चलिए आइए, फेज क्या होता है? देखिए फेज के बारे में आपको डेफिनेशन मैं पहले ही दे चुका हूं। क्या बताया था भाई? इट इज द कंबाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एज वेल एज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? पहले तो यही डेफिनेशन फिर से डालो, लिखो। It is the combined information about the displacement and the direction of velocity of the vibrating particles. About the displacement and the direction of velocity of the vibrating particles. देखिए मैंने आपको टाइम पीरियड, वेवलेंथ बता दिया क्या होता है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ऐसे कुछ टर्म अलग से नहीं दिए हुए। क्यों? एसएचएम में सब डिस्कस कर चुके हो भाई, कर चुके हो ना, इस वजह से। ठीक है, दोबारा करने की क्या जरूरत है? अब एक छोटा सा इक्वेशन लेता हूं मैं, साइन वेव का एक इक्वेशन लेता हूं और फेज का कैलकुलेशन देखिएगा कितना बढ़िया आता है। मान लीजिए मेरे पास, अभी देखिए साइन वेव आपको कल्पना में आ जाएगा बनता हुआ। मान लीजिए मेरे हाथ में एक रस्सी है, सपोज बड़ी सी कोई रस्सी है, उसका एक सिरा उधर मैंने वॉल पे टच कर दिया, दीवार पे बांध दिया, दूसरा मेरे हाथ में। अभी मैं अपने हाथ को ऐसे चलाता हूं इस तरह से, ठीक? क्या होगा? वेव बनती है ना, रस्सी में करके देख चुके हो, वेव बनती है, दिस इज अ साइनोसॉइडल वेव। तो उसका फोटो खींचो तो ऐसे साइन का ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, पूरी रस्सी उसी शेप में आ जाती है ना भाई? तो इट्स अ साइनोसॉइडल वेव। मान लो ऐसे ही कोई एक वेव है हमारे पास, समझिएगा। मान लो भाई यहां से बनाऊंगा तो इनिशियली सब जीरो हो जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। तो मैं एक जनरल वेव ऐसे दिखा रहा हूं आपको। आप इसका इक्वेशन क्या लिखना पसंद करोगे? अगर एम्पलीट्यूड a है तो ये y है, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ऊपर जा रही है ना, चल चेक कर दो, वेलोसिटी dx by dt, dy by dt पॉजिटिव हो जाएगा और y ऊपर है। हाँ ठीक है, ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 चलो लिख देते हैं, हटाओ, चलो 5, ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, ये हमारे पास में एक वेव इक्वेशन है, y is equal to a sin omega t plus minus kx plus 5। अभी सुनते जाना,
एट टी इज इक्वल टू 0, पहले तो ये समझ लो, एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक। आप किसी भी x को चेक आउट करो तो बेसिकली क्या है, हालांकि ये जो वे होगी ऐसे जानी चाहिए, क्योंकि एट टी इज इक्वल टू 0 दिस इज माइनस ऑफ kx प्लस 5, हालांकि 5 पे डिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं कह सकते कि नीचे जाएगी, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एट टी इज इक्वल टू 0 आप क्या बोलोगे, एट टी इज इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a sin माइनस ऑफ kx प्लस 5, या एट x इज इक्वल टू 0, आप देखो एट x इज इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा t प्लस 5। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन का पार्टिकल आ गया, राइट। यहाँ पे देखो x को भी मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ और t को भी उधर ही मान के चल रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं t x डाल देता हूँ कि मुझे दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो सेम ग्राफ मैंने ले लिया ओमेगा t, सेम ग्राफ मैंने ले लिया टाइम एक्सिस पे, सेम ग्राफ ले लिया मैंने x वाली एक्सिस, यानी डबल एक्सिस है ये। लेकिन मैं एक काम करूँ, जब मैं x को फिक्स करूंगा तो मैं यहाँ पे x0 लिख सकता हूँ। एक काम करते हैं, तुमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है क्योंकि मुझको ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा किसी को, और कोई बात नहीं। तो स्पेस भी कम है ना थोड़ा, रुको 2 सेकंड रुको, कितने पे रुको, होल्ड कर, पहले एक एक टर्म पर आते हैं। 5 को क्या लिखते थे, क्योंकि जब समझाने में मुझे खुद को नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा तो तुम्हें कहां से समझ में आएगा। 5 को क्या लिखते थे, इनिशियल फेज, ठीक, पता है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, ऐसे जब मैं बताया था। ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 को क्या लिखते, टोटल फेज, क्या आया, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 को टोटल फेज लिखा थीटा। यहां से अभी आनंद की अनुभूति होने लगी, ये आ गया तुम्हारा टोटल फेज, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला था अगर हमको इस फेज के रिलेशनशिप पर जाना है तो मुझे, आपको अगर मेरी बातें याद है तो मैंने क्या कहा था, मुझे एक बार टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, x को वेरिएबल मानना पड़ेगा, फिर मैंने कहा था x को फिक्स करना पड़ेगा, टाइम को वेरिएबल मानना पड़ेगा। अब दोनों अलग अलग करके दिखाता हूं और दो अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा। पहले सोचा था एक में निपटा दे, लेकिन बात बनेगी। तो मैंने यहां पे बोला लेट एट x इज इक्वल टू x0, किसको फिक्स किया मैंने, x0 वाले पार्टिकल को फिक्स कर दिया। अलग अलग टाइम पे देखेंगे, अब देखना ध्यान से। हमारे पास ये कहानी थी टोटल, ऐसा कुछ चल रहा था, सिग्नल चल रहा था ना। मैंने क्या काम किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने x इज इक्वल टू x0 वाले पार्टिकल को फिक्स कर दिया। मैंने x इज इक्वल टू x0 वाले पार्टिकल को फिक्स किया हुआ, ठीक। और अलग अलग टाइम पे इसकी लोकेशन देखूंगा। देखो जो वेव बनी है, एक्चुअली x0 वाला पार्टिकल यहां नहीं होगा, कहां होगा बताओ, किधर होगा, क्या x0 वाला पार्टिकल यहां पे होगा, नहीं, वो तो रस्सी पे होगा ना, यहां होगा। तो at is equal to 0, at is equal to 0 जब मैंने x0 वाले को देखा तो मेरे को यहां पे नजर आ रहा। अब इसके बाद इसका जो लाइन ऑफ मोशन है केवल ये है, यानी अलग अलग टाइम पर, ध्यान से सुनना, अलग अलग टाइम पर जब मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे केवल इस तरह के वाइब्रेशंस के साथ नजर आएगा, ऐसे ये तो नजर आएगा। तो जब मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं, जब मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं, अरे टाइम को नहीं, सॉरी, जब मैं x0 को फिक्स कर रहा हूं तो मैं सिंगल पार्टिकल को, मैंने आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, मैं किस पे आ गया, x0 पे। और अब ओमेगा टी, ये तो फिक्स हो गया, आपको याद होगा इसको मैंने b का नाम दे दिया था, याद है। तो क्या लिखा था मैंने, ओमेगा टी माइनस b। अरे क्यों, कि x0 कांस्टेंट हो गया, फाई कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट मिला के मैंने b नाम बोल दिया, क्या दिक्कत। तो अब आप देखिए ना, मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग टाइम पे इस x0 वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो मैं रीडिंग्स लूंगा, वही उसका फेज कहलाएगा टोटल। जैसे मैं यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जो हमारा x0 वाला पार्टिकल है वो इस लाइन पर ऐसे चल कर रहा है, ना आगे जा सकता हूं ना पीछे। अब इसके एसएचएम के दौरान कितना कितना फेज चेंज हो रहा है, ये बात हमको ऑब्जर्व करनी है।
फेज चेंज के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन फिक्स है, टाइम वेरिएबल है, आपको ये रिलेशन पे आना पड़ेगा। एक काम करिएगा, आप यहाँ से कर दीजिए d थीटा बाय dt, क्या ये ओमेगा आ जाएगा? क्या ये d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा dt आ जाएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल T, जो ओमेगा की वैल्यू होती है इनटू डेल्टा t आएगा। ये फार्मूला निकाल के दिखाया था मैंने एसएचएम में, याद है? ठीक, अच्छा। अब डेल्टा टी को कैपिटल टी रखा था, याद आया कुछ आप? डेल्टा टी को मैंने कैपिटल टी रखा, तो ये कितना आया था? 2 पाई, कैपिटल टी से कैपिटल टी कट गया। और मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस मतलब इंक्रीमेंट, प्लस मतलब इंक्रीमेंट। तो मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे वाइब्रेट करता जा रहा है वैसे वैसे इसका फेज बढ़ता चला जा रहा है, घटेगा है ही नहीं कभी, हमेशा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज यहाँ पे प्लस का साइन अंडर स्टूड है। आप कैपिटल T बाय 2 देखते हो, कैपिटल T बाय 2 देखते हो तो T बाय 2 केवल पाई आएगा। जैसे पाई, अब ये तो पूरा भर गया मेरा इधर। ये देखिए, पहला डेल्टा T इज इक्वल टू T बाय 4। T बाय 4 पे बताओ, यहां से चला यहाँ है, ये क्वेश्चन याद है? T बाय 4, 2T बाय 4, 3T बाय 4, 4T बाय 4, याद आया? ऐसे ही बताया था ना, T बाय 4, 2T बाय 4 मतलब T बाय 2 हो गया। तो T बाय 4 में पढ़ो पूरा, बढ़िया है, आसान रहता है। T बाय 4, 2T बाय 4, 3T बाय 4, 4T बाय 4। अरे 4T बाय 4 का क्या मतलब होता है? T पूरा टाइम हो गया। तो T बाय 4, 2T बाय 4, 3T बाय 4, 4T बाय 4। तो T बाय 4 में कितना आएगा जरा बताना? पाई बाय 2। पहले T बाय 4 में इसका फेज चेंज कितना हो गया? पाई बाय 2। मतलब जैसे ही ऊपर से पलटा देखने में लगता है पाई का फेज चेंज हुआ है, क्योंकि बॉडी पहले ऊपर जा रही थी, अभी किधर आ रही है? नीचे। लेकिन जैसे ही पलटा फेज चेंज पाई का नहीं हुआ, कितना हुआ? पाई बाय 2 का हुआ। फिर देखा तो ये तुम्हारा डेल्टा पाई कितना मिला तुमको? पाई बाय 2। ठीक, अब जरा दूसरा डेल्टा t इज इक्वल टू t बाय 2। t बाय 2 समझ गए? t बाय 4, 2t बाय 4 यानी t बाय 2। अभी t बाय 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? पाई आएगा। तो जब ये यहां पर है, देखो सीधी लाइन में जा रहा है तभी फेज बढ़ रहा है, केवल वेलोसिटी से कनेक्ट मत करिएगा, मैं बार-बार बोल रहा हूं। तभी लिखवाया आपको कि इट इज द कंबाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड, समझ गया मेरी बात? कंबाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। समझ में आई बात? भाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो नहीं बदला, लेकिन पार्टिकल का पोजीशन तो बदल रहा है ना लगातार। बाकी बात क्लियर है? समझ रहे हो? तो क्या करोगे तुम इसको? अभी यहाँ पे फेज कितना था इसका? पाई बाय 2। यहाँ पे कितना था? पाई बाय 2। नीचे आया, यहाँ पे आते ही कितना हो गया? पाई। तो एम्पलीट्यूड से मीन लोकेशन तक आया तो पाई बाय 2 का फिर से चेंज आ गया, तभी तो पाई बाय 2 से पाई हुआ। तो मैं क्या लिख दूं इधर? डेल्टा पाई की वैल्यू क्या लिख दूं? पाई। क्लियर है? अगर फिर जब ये नीचे जा रहा है, नीचे वाला एम्पलीट्यूड समझ गए कौन सा? ये वाला। यहाँ पे आया, जैसे ही पलटा तुरंत फिर से फेज चेंज हो गया, फिर से पाई बाय 2 से चेंज होगा। कैसे? t बाय 4, 2t बाय 4, 3t बाय 4। याद रखोगे 3t बाय 4, यहाँ करके देखो 3t बाय 4 कितना है? 3t बाय 4 करके देखो, t से t कटा, 2 से 4 कटा, 3t बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2। ये है, एक और हो गया, जब घूम के वापस आएगा टोटल कैपिटल T टाइम, जब घूम के वापस आएगा 4t बाय 4 यानी t, ये आ गया। क्या करोगे? डेल्टा t इज इक्वल टू, अरे डेल्टा t इज इक्वल टू t ले लिया, डेल्टा पाई कितना आ जाएगा बता ना? 2 पाई। अब देखो ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे याद रखना ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं फेज को। मतलब आप अगर इसका, जरूरी नहीं कि हर बार इनिशियल फेज 0 मिले, जैसे यहाँ पे देखो इनिशियल फेज कितना दिख रहा है तुमको? 5 दिख रहा है ना? इनिशियल फेज 5 दिख रहा है। तो मान लो इसका इनिशियल फेज यहाँ पे 5 था, तो यहाँ कितना हुआ? 5 प्लस पाई बाय 2, फिर लौटा 5 प्लस पाई, फिर और नीचे गया 5 प्लस 3 पाई बाय 2, और नीचे आया 5 प्लस 2 पाई। तो दिस इज द चेंज, और ये चेंज हमेशा इंक्रीज करा।
क्लियर है बात? चमकी पक्के से जरा लिखो पूरा। इसका अगला वाला बहुत तगड़ा है भाई साहब। तो ये किसमें ऑब्जर्वेशन था? ये पार्टिकल पे ऑब्जर्वेशन था। क्यों पार्टिकल पे ऑब्जर्वेशन था? बिकॉज हमने लोकेशन को फिक्स करके रखा हुआ था, देख रहे हैं आप? तो जब भी कभी आप फिक्स लोकेशन पे वर्क कर रहे हो तो याद रखना आप सिंगल पार्टिकल को डील कर रहे होगे, आप सिंगल पार्टिकल को डील कर रहे होगे और ड्यूरिंग द वाइब्रेशन उसका फेज हमेशा क्या हो रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। क्या बात चमकी? बोलो। यस गुड। सर, कोई भी मीडियम मतलब कोई भी वेव अगर प्रोपेगेट करता है तो ये कोई भी क्या करता है? कोई भी वेव अगर प्रोपेगेट करता है तो वो एनर्जी लॉस करता है। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। सोर्स कैसा है? आइडियल मीडियम एनर्जी का लॉस ही नहीं होगा, रियल मीडियम एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि बल्ब है, आप बहुत दूर चले जाओ उसकी लाइट नहीं मिलेगी आपको, वैसे समझिए। हो गया? हो गया? चलिए अब एक और एनालिसिस हमारा शुरू होता है। एट इज इक्वल टू टी नॉट। बड़ा मजेदार, ये तो बहुत बढ़िया। आनंद की अनुभूति, परम आनंद। केवल सुनिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, जब आप टाइम को फिक्स करोगे, भाई हमारे पास एक इक्वेशन है, y is equal to a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव, है ना भाई? जब आप टाइम को फिक्स करोगे तो क्या वेव आगे ट्रेवल कर पाएगी? क्या लगता है? टाइम कैसे फिक्स कर सकते हो मालूम है? मान लीजिए कुछ ऐसा सीन है, समझिएगा ध्यान से। मैं ऐसे रस्सी से वेव बना रहा था, ऐसे इस तरह से, इधर से पूरी वेव जा रही। हमारे हृदय भैया ने कैमरा लेके सामने खड़े थे और उन्होंने वो रस्सी की फोटो खींच ली। तो वो फोटो किसी t इज इक्वल टू टी नॉट पे तो खींची होगी ना, उसमें रस्सी क्या चलती हुई आएगी? नहीं, उसमें रस्सी आएगी रुकी हुई। तो इसका मतलब जैसे मैं t को t नॉट से फिक्स करता हूँ, वैसे वेव रुक गई, रस्सी रुक गई, जो पार्टिकल जहां था वहीं रुक गया। आप कहोगे तो ऑसिलेट कौन कर रहा है? मैं कहूंगा कोई नहीं। आप कहोगे तो फेज कैसे निकालेंगे? मैं कहूंगा थमो, अभी बता रहा हूं, रुको जरा। क्या कहता है? रुको जरा, सब्र करो। हाँ भाई,
तो मैं बोलता हूं एट t इज इक्वल टू टी नॉट, यानी जब टाइम को हमने फिक्स किया तो पता है क्या आया तुम्हारे सामने ये आया। याद है आपको मैंने बोला था कि टाइम एक्सेस और एक्स एक्सेस दोनों ले रहा था मैं। यस सर। ये एक्स एक्सेस वाला है, ये वो वेव की फोटो है, स्नैपशॉट है जो t इज इक्वल टू टी नॉट पर खींचा गया। सब कुछ रुका हुआ, कुछ नहीं चल रहा, फोटो है भाई, फोटोग्राफ है। पहली चीज इसको क्या लिख सकते हो, इट्स अ शेप ऑफ वेव, कह सकते हो इट्स द शेप ऑफ वेव। पहली बात ये क्या दिखा रहा भाई, शेप ऑफ वेव दिखा रहा है। अब ध्यान से सुनो, पहले ये एनालिसिस करते हैं भाई। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, अभी ओमेगा टी जगह टी नॉट करूंगा तो मैं लिखूंगा हियर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी नॉट माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये फिक्स हो गया ना। अभी ओमेगा टी नॉट और फाइव को मिला लो, सी ले लो, सी माइनस के एक्स बोल सकते हो। अरे बोलो, तो अभी क्या इसको डी थीटा बाई डी टी कर सकते हो क्या? अरे इसको क्या डी थीटा बाई डी टी कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? टाइम तो कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक्स है ना। तो आप इधर करोगे डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस के एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा केवल माइनस के एक्स लिख दो, कोई बुराई? माइनस के होगा। हाँ तो एक्स कहाँ लिखा है देखो, देखते हैं। तो डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स कर सकते हो। के होता है एक्चुअली वेव नंबर व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। एक बात पे ध्यान दो, इसके पहले वाले में जब टाइम के साथ में लगाया था तो यहाँ प्लस आ रहा था, तो हमने बोला था फेज बढ़ रहा है लगातार। अब ये माइनस क्या बताएगा घट रहा है कि जो फेज है वो घट रहा है। ये कैसे घट रहा है ध्यान से सुनना। एक ऑब्जर्वर था मेरे पास, ये एक ऑब्जर्वर था, वो आगे बढ़ रहा है इसी शेप ऑफ वेव। वेव नहीं चल रही है, याद रखना, वेव तो रुकी हुई है, दिस इज द शेप ऑफ वेव। ये ऑब्जर्वर आगे बढ़ रहा है इस रुके हुए में। अब आगे बढ़ेगा तो उसको अलग अलग पार्टिकल दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो अलग अलग पार्टिकल से बात करते हुए जा रहा था, और हर पार्टिकल से पता है क्या कहेगा, हर पार्टिकल से वो ये कहेगा कि पिछले वाले पार्टिकल से तुम्हारा फेज कुछ कम हो गया। डेल्टा एक्स मतलब एक्स एक्सिस कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है ना, तो डेल्टा एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जा रहा है, लेंथ ट्रेवल कर रहा है। कुछ वो डेल्टा एक्स आगे गया, कोई पार्टिकल मिला तो उस पार्टिकल से कहेगा पीछे वाले पार्टिकल से तेरा फेज कुछ कम हो गया, और आगे गया, और आगे वाले पार्टिकल से भी फिर उसने एक बात बोली कि भाई तुम्हारा जो फेज है वो पीछे वाले पार्टिकल से कम हो रहा है। एक बात बताओ, नीचे आप इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप केवल एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, तो आपको पार्टिकल्स की लोकेशन एक्स एक्सिस वाइज देखनी। समझ गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जैसे एक पार्टिकल है इधर, एक्चुअली तो ऊपर होगा ना, यहाँ पे एक्चुअली तो इधर होगा। एक मान लो ये है, बट रियलिटी में तो इधर ही होगा। ये तो लोकेशन है, मान लो x1, मान लो x2, ठीक। इधर जैसे आया x1 पे फेज है, उसने ऐसे कुछ कैलकुलेट किया, और आगे पहुंचा x2 पे देखा फेज कैलकुलेट कर दिया, तो उसने मेरे को बोला कि जो x2 वाला पार्टिकल है, भले वो ऊपर है उससे लेना देना नहीं, भले वो नीचे उससे लेना देना नहीं, वो ये बोलेगा कि x2 की हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे जो पार्टिकल है
उसका फेज x1 वाले पार्टिकल से कुछ अमाउंट से कम हो गया। अभी यही बात समझ में, y से लेना देना नहीं, केवल x से मतलब। अब वही बात समझ में, पार्टिकल कहाँ है वो मैटर नहीं करता, पार्टिकल का x कहाँ है ये मैटर करता है। तो ऐसे करते 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 आप ध्यान दो, यहाँ भी कितना चला जाएगा, वो लैम्डा चला जाएगा। इनिशियल फेज क्या था, 5 था, बोलो इनिशियल फेज क्या था, 5 था। लैम्डा आगे बढ़ गया, 5 माइनस 2 पाई हो गया। क्यों, यहाँ लैम्डा रख के देखो, यहाँ लैम्डा रख के देखो, लैम्डा से लैम्डा कट गया, माइनस 2 पाई आया। माइनस क्या दिखा रहा है डिग्री में, 2 पाई क्या दिखा रहा है, 2 पाई ये बता रहा है कि अगर आप हाँ भाई सुनिए, दस बजे सही है, सही है। अभी तक आए क्यों नहीं, कैसे कहूँ कि मेरी क्लास चल रही। आओ चलो, आओ भाई इधर आओ। हाँ तो डेल्टा थीटा है माइनस ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। अभी सुनिएगा, डेल्टा एक्स को पहले रखो लैम्डा बाय 2 करके देखो जरा कितना आ रहा है। नाम पढ़ना पड़ेगा, बड़े पापा लिखेंगे वैसे, लेकिन बात करोगे तो वीडियो कट जाएगा। हम 5 मिनट में क्लास छोड़ रहे हैं। बड़े ही पापा है ना, बड़ी वाली तो नहीं। हाँ भाई सुनो, यहाँ रखो लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा कटा 2 बटा कितना आया, बात समझ में आई। मतलब जब लैम्डा बाय 2 पर गए हो, कहाँ बाय लैम्डा बाय 2 ये, अरे लैम्डा बाय 4 से शुरू करो, मजा आएगा। उसको भी टी बाय 4 से किया था ना, तो इसको भी लैम्डा बाय 4 से करो जरा, माइनस पाई बाय 2 आया। भाई साहब आप देखिए, जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुंचे पार्टिकल का फेज पाई बाय 2 से कम हो गया कि नहीं। अब आप रखो जरा लैम्डा बाय 2, ये क्या लिखोगे, अरे माइनस पाई आएगा सीधे सीधे, 2 से 2 कटेगा ना, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, माइनस पाई। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का फेज पाई से रिड्यूस हो गया, कम हो रहा है क्योंकि माइनस है यहाँ पे। फिर आओ 2 हो गए, अभी कितना रखोगे, 3 लैम्डा बाय 2। आप जल्दी जल्दी तुम बताओ, 3 लैम्डा बाय 2 बताना जरा डेल्टा पाई। अरे कितना भाई, 3 लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कट गया, लैम्डा लैम्डा कट गया, माइनस 3 पाई, ये हो गया तीसरा वाला। चौथा बताओ कितना रखो, 4 लैम्डा बाय 2 रखोगे, ठीक है करो। ये लैम्डा तो रखा ही नहीं हम लोगों ने, लैम्डा बाय 2, इसके बाद वाले में तुम लैम्डा निकाल लो जरा। वही तो मैं देख रहा हूँ, लैम्डा रखा ही छूट गया। तो डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा, डेल्टा पाई इज इक्वल टू, डेल्टा पाई इज इक्वल टू माइनस 2 पाई। अभी वहां तक जाने की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, केवल 1 2 3 मतलब 1 2 4 जो भी है। कुल मिला के एक बात समझ में आई आपको, जैसे जैसे आप x का डिस्टेंस ट्रेवल करते जाते हैं, जैसे जैसे आप x पे डिस्टेंस कवर करते जाते हो, वैसे वैसे जो टोटल फेज ऑफ द फाई टोटल फेज आ रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये पूरी घटना एक कांस्टेंट टाइम पर है, यहाँ पे वेव ट्रेवल नहीं कर रही, यहाँ पे वेव रुकी हुई है। बात आई समझ में, नोट करो फटाफट। चलो अब यही पे खत्म कर दो। कहाँ 2 पाई है, 2 पाई बाय लैम्डा है, किस वाले को बोलो, 3 या 4? 4 वाले को।
2 लैम्डा नहीं रख रहा, मैं लैम्डा ले आया यहाँ पे, लैम्डा रखा है ना ये देखो। मैंने पहले देखा था आप। ये एक्चुअली पहले 4 आना चाहिए फिर 3, लेकिन ठीक है उसमें क्या दिक्कत हो जाता है। लैम्डा बाय 2 बढ़ता जा रहा है। भाई एक्चुअली ये होना चाहिए 0 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2 2 लैम्डा बाय 2 मिसिंग है, फिर 3 लैम्डा बाय 2 फिर 4 लैम्डा बाय 2, इस तरह से हर लैम्डा बाय 2 पे देखो। कुल मिला के बात क्या याद रखनी है, हर लैम्डा पे 2 पाई से डिक्रीज होना है। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ओके, शब्बा का शुभ रात्रि।